तो व्हेन वी से कि Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन में चला गया है, यानी कि Na प्लस हो चुका है एंड Cl माइनस हो चुका है, तो क्या सच में इसका मतलब यही होता है कि वो आयनिक था? या फिर अगर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी कंपाउंड में, तो क्या सच में उसका मतलब था कि वो कोवेलेंट ही है, कि उसमें कुछ भी आयनिक नाम की कोई चीज नहीं हो सकती? तो आगे फर्दर इसको देखा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। Na अगर प्लस है और Cl माइनस है तो पक्की बात है कि जो Na है वो Cl को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, एंड तभी इनका बॉन्ड बन जाता है, फिर Na प्लस एंड Cl माइनस का बॉन्ड बन जाता है इस तरीके से। तो हमने पिछली बार स्टडी करी थी आयनिक की, एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि Na प्लस आ जाता है तो वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो आप देखो Na में होते हैं 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यानी कि 11 प्लस के साइंस और 11 ही माइनस के साइंस, आप इस तरीके से समझो इस चीज को। तो उसको लेट सपोज उसको स्टेबल होने के लिए एक साइन अपना कम करना पड़ेगा, यानी कि उसको 10 पे आना होता है नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन पे, और वो स्टेबल हो जाता है। तो वो क्या करता है, अपना एक जो माइनस का चार्ज होता है वो उसको दे देता है क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन को मिल गया उसका एक माइनस का चार्ज, एक माइनस गायब। तो अब आप देखो, अब ओवरऑल Na के ऊपर एक प्लस का चार्ज आ गया, यानी कि एक ये देखो ये पड़ा एक प्लस जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। ये वो प्लस है, प्रोटॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्रोटॉन भी दे दिया। न्यूक्लियाइज अल्टीमेटली क्या है, जब हम कहते हैं कि न्यूक्लियाई है, वो क्या है अल्टीमेटली? अल्टीमेटली वो प्रोटॉन्स ही है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि प्लस चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, इस कारण से वो प्लस चार्ज बैलेंस नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो क्या आपको सच में लगता है ऐसे? आप सोचो एक बारी बैठ के कि Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, तो कुछ ना कुछ कोवलेंट भी हो सकता था, वो कोवलेंट हो सकता था, यानी कि वो शेयरिंग भी कर सकते थे, बट वो आयनिक की तरफ बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? हम कहते हैं कि स्टेबलाइज होना था, ठीक है बढ़ गए, बट क्यों बढ़ गए? वो दिक्कत है ना कि वो आयनिक ही उन्होंने क्यों करा, कोवलेंट भी कर सकते थे किसी ना किसी तरीके से। तो आंसर आता है कि हर एक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर दोनों होते हैं, पर दिक्कत यहां आती है कि जब किसी में ज्यादा आयनिक होता है तो फिर वो आयनिक फॉर्म में चला जाता है, यानी कि Na प्लस हो जाता है, Cl माइनस हो जाता है। और अगर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो अपना वैसा लुई स्ट्रक्चर जैसा बना लेता है, यानी कि शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो आप अभी तक समझ पा रहे होंगे कि कोवेलेंट और आयनिक जैसी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि हाँ ये पक्का कोवेलेंट ही है या ये पक्का आयनिक ही है। कोई 100% कुछ भी आयनिक नहीं है, या 100% कुछ भी कोवेलेंट नहीं है। कुछ ना कुछ डराइविंग फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि हम कोवेलेंट बन जाए आयनिक में, और कुछ ना कुछ कोवेलेंट में फोर्सेस हैं जो कहती हैं कि हम आयनिक बन जाए। तो ओवरऑल कोई भी कंपाउंड वैसा नहीं है कि उसको Na प्लस और Cl माइनस ही बनना था। नहीं, वो NaCl भी बन सकता था, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता था, बट क्योंकि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा था, इस कारण से वो कोवेलेंट से निकल के आयनिक बन गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कन्वे करने की कोशिश करी जा रही है अभी आपको। तो इसी को बाद में पोलराइजेशन कह दिया गया कि Na जो है ये Cl को खींचेगा अपनी साइड, क्योंकि भाई प्लस के चार्जेस हैं। चलो माना स्टेबल हो गया, मैंने मान लिया स्टेबल हो गया, ठीक है, Cl भी स्टेबल हो गया और बहुत अच्छी बात है, पर Na के पास प्लस चार्ज है ज्यादा, प्लस चार्जेस माइनस को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब इनका बॉन्ड बनेगा आपस में। कोशिश करेंगे कि हम ये जो Na है ये कोशिश करेगा कि मैं Cl से खींच लूं अपना नेगेटिव चार्ज। और अगर Cl बहुत बड़ा हुआ, लेट सपोज कि Cl की जगह आयोडीन होता, आयोडीन का साइज भी बहुत बड़ा होता है, आयोडीन का साइज लाइक बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, Cl के हिसाब से कुछ भी नहीं है उसका, यानी कि Cl तो इत्तू सा है उसके सामने। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है कि Cl बहुत छोटा और I बहुत बड़ा है, यानी कि आयोडीन, तो अगर Na प्लस और आयोडीन माइनस हो तो पक्की बात है कि आयोडीन से Na खींच लेगा। कैसे खींच लेगा? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो उसका न्यूक्लियस बहुत अंदर पड़ा है, उसके बहुत आगे जाके उसका न्यूक्लियस पड़ा है उसके अंदर। पर वेयर एज क्लोरीन का न्यूक्लियस आगे ही है यहीं पे, तो ये इसको जाने नहीं देता, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ के रखता है, क्योंकि वो कहता है मेरे को भी स्टेबल होना है। तो जब ये Na इसको खींच रहा होगा, माना कि इसको नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन बहुत
तगड़ा बंदा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिव है बहुत ज्यादा, तो नहीं देगा इसको इलेक्ट्रॉन, मानते हैं हम। पर अब समझो कि वो खींच तो रहा होगा, कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी पे कुछ ना कुछ फर्क डाल रहा होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पंगे ले रहा होगा इस बंदे से वो भी। सो अभी तक हमारा कंक्लूजन कहता है देयर इज नो सच कंपाउंड्स लाइक आयनिक और कोवेलेंट, वी हैव जस्ट आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर्स, and on the basis of that we define that something is ionic or something is covalent. So I hope you got my point that how these things differ, how ionic differ from covalent, and how something changes to ionic and how something changes to covalent. ठीक है, तो Na प्लस एंड Cl माइनस, पहले मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इसके पास बहुत सारे प्लस है, बट जस्ट दिखाने शो करने के लिए है कि प्लस है जिसके पास ज्यादा, इसके पास है माइनस ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इसके प्लस जो है वो माइनस को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो इस कारण से हमने इसके आसपास माइनस दिखाया कि हाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, तो माना कि Na एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबलाइज हो गया है, बिल्कुल सही है, Na इलेक्ट्रॉन दे के नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन पर जा चुका है, वो स्टेबलाइज हो चुका है, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी अभी भी है। इस कारण से हम नहीं कह सकते कि Na बिल्कुल ही नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे को लिखना था, हाँ, हम नहीं कह सकते कि Na इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी नहीं खींचेगा, क्योंकि उसके पास एक प्लस का चार्ज है और उस प्लस के चार्ज को जरूर चाहिए एक इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबलाइज करने के लिए। उसको Na से कोई मतलब नहीं है, उसको Na से कोई मतलब नहीं है वो स्टेबलाइज हो अनस्टेबलाइज हो, पर उसको अपने से मतलब है उस एक प्लस चार्ज को कि मेरे लिए कोई भी माइनस का चार्ज नहीं है, मेरे को शांत होना है, तो उसको एक किसी से अट्रैक्शन करनी है, तो इस कारण से वो ढूंढ रहा है कि उसको एक कहीं ना कहीं से एक माइनस का चार्ज मिल जाए। तो हम फिर कह देते हैं कि ओवरऑल Na जो है वो खींचने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर ऑल प्लस चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को खींचना चाहेगा, सो वी हैव नो कंडीशन टू से दैट Na प्लस वुड नेवर पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl माइनस। तो आपको अभी तक तो ये समझ आ चुका होगा कि जो हमने आयनिक और कोवेलेंट का खेल खेला था बहुत टाइम पहले, वो खेल सही नहीं था, यानी कि उसमें थोड़ी सी दिक्कतें थी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गलत था, बट उसकी डेफिनेशंस जो थी, कोवेलेंट बिल्कुल ही ऐसा होता है और आयनिक बिल्कुल ही ऐसा होता है। देयर इज नो सच थिंग दैट आयनिक और कोवेलेंट, देयर इज नो एलिमेंट विच इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है इस दुनिया में कि कोई 100% कोवेलेंट है, वो 100% कह रहा है कि हम लोग शेयरिंग ही करेंगे, नहीं, कुछ ना कुछ देयर आर सम ड्रिवन फोर्सेस जो अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं, तो इस कारण से आयनिक कई बार बढ़ जाता है, कई बार कोवेलेंट बढ़ जाता है। तो अगर आयनिक लेट्स सपोज 49% है और कोवेलेंट 51% है, तो पक्की बात है कि वो चीज़ कोवेलेंट में ही जाएगी, और थोड़ा सा अगर फोर्सेस का डिसबैलेंस हो गया तो वो चीज़ आयनिक में भाग जाएगी। तो आप समझो कि चीज़ें जैसे देखते हैं हम कि ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है, वैसे वो काम नहीं करती हैं, वो चीज़ें बहुत डिफरेंट है, एंड हमें उनको समझने के लिए पोलराइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, एंड यहीं से याद होता है कि पोलराइज कर रहा है ये। मैं कह रहा हूं कि NaCl को पोलराइज कर रहा है, इसका मतलब कि Na जो है वो Cl के किसी माइनस के आयंस को खींच रहा है अपनी साइड, कि आओ प्लीज प्लीज आओ मेरे पास। ओवरऑल Na नहीं खींच रहा है, वो एक प्लस चार्ज खींच रहा है, बट हम नाम तो देंगे कि भाई Na ही खींच रहा है। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि देयर इज नो सच थिंग एज कोवेलेंट और आयनिक, everything is a mixture of covalency and ionic compounds, ionic characters। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कैटायन और एनायन, कैटायन क्या होता है, प्लस वाले चार्ज वाले को कैटायन कहते हैं, एंड एनायन माइनस वाले को कहते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही डिनोट करेंगे। सो कैटायन यानी कि Na, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तो इसको कैटायन कह दिया, एंड एनायन जो नेगेटिव है, तो पक्की बात है कि जो कैटायन होगा वो एक एनायन को खींच रहा होगा, समझ रहे हो। और मैंने नीचे लिख रखा है कि जितना बड़ा एनायन उतनी अच्छी पोलराइजेशन। हमने कह दिया कि Na जो है वो पोलराइज कर रहा है Cl को। आप इस दिमाग के अंदर इस चीज को ढालने की कोशिश करो कि जो कैटायन है वो एनायन को पोलराइज कर रहा है। अभी दिमाग में सोचो कि कैसे कर रहा है।
तो आपके माइंड में आएगा कि क्योंकि Na के पास प्लस चार्ज है, Cl के पास माइनस चार्ज है, इस कारण से वो पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे होगे आप। एंड अगर पोलराइजेशन बढ़ जाती है इसकी, यानी कि इसकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है Cl की तरफ से, कि Cl के माइनस को मैं खींच के छोड़ूंगा आज, तो फिर वो कोवेलेंट में चेंज हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही होता है कि अगर पोलराइजेशन बढ़ रही है तो पक्की बात है कोवेलेंट हो जाएगी वो चीज़। आपको लाइक इस लेक्चर की एंडिंग तक ना काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने माइंड में कि पोलराइजेशन क्या है या कोवेलेंसी एंड आयनिक कैरेक्टर्स कैसे बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, इतना तो समझ आ रहा होगा कि केटायन इज पोलराइजिंग एन आयन। आपको ये डायग्राम समझ के देख के समझ आ रहा होगा कि केटायन इज पोलराइजिंग एन आयन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। Na जो है वो खींच रहा है Cl को। अपने माइंड में इसको करो कि हाँ Na खींच रहा है, कुछ भी आयनिक जैसा नहीं है यहाँ पे। हम कह दें कि आयनिक है, आयनिक लाइक छोटे बच्चों के लिए आयनिक, अब हमारे लिए ये पोलराइज कर रहा है, अब पोलराइजेशन हो रही है। ठीक है, जितना बड़ा एनायन यानी कि जितना बड़ा Cl उतनी अच्छी पोलराइजेशन। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक Na मैंने रख दिया जो प्लस के चार्ज पे बैठा है, और मैंने यहाँ पे फ्लोरीन रख दी, फ्लोरीन जिसका साइज बहुत छोटा होता है, Na से भी छोटा साइज होता है फ्लोरीन का, आपको पता होगा। और इसको इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। आप कह रहे हो कि ये लोग ना आयनिक कंपाउंड बन गया, ये एक आयनिक कंपाउंड बन गया। पर मैं कहूँगा क्या सच में ये आयनिक ही बना है? तो मेरे माइंड में आएगा कि नहीं यार, आयनिक नहीं बना है ये। अच्छा आयनिक है बट वो आयनिक नहीं है, कोई इतना अच्छा आयनिक नहीं है ये। क्योंकि अब देखो, आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि Na के पास प्लस है और F के पास माइनस है, फ्लोरीन के पास माइनस है। तो आप देखो इसकी पोलराइजेशन कैसी हो रही है, पोलराइजेशन कैसी हो रही है। Na का साइज बड़ा है पहली बात, फ्लोरीन का साइज उससे थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे होंगे आपस में, फ्लोरीन से Na खींच रहा होगा, पर कितना खींच रहा होगा? देखो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, तो अगर उसके न्यूक्लियस यहाँ पे है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहते हैं, यहाँ कहीं। और अगर तुम बात करो क्लोरीन की, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं घूमते रहते हैं, वो उसके इतने पास नहीं आते बट यहाँ घूमते रहते हैं, उसके शेल्स इतने होते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि किसी के शेल इतने से हैं और किसी के शेल इतने से हैं, तो न्यूक्लियस का प्रभाव ज़्यादा ही होगा ना, इन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि फ्लोरीन से Na को अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। एंड सो सॉरी अबाउट दैट, मैंने पिछली बारी अभी थोड़े टाइम पहले मैंने ये कह दिया कि ये अच्छा आयनिक नहीं बनेगा। सॉरी अबाउट दैट, ये अच्छा आयनिक बनेगा, अच्छा आयनिक बनेगा, बहुत अच्छा आयनिक बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि फ्लोरीन के जो एटम्स हैं वो बहुत पास है, तो यानी कि Na उनको खींच नहीं पाएगा अच्छे से। Na उनको नहीं खींच पाएगा तो पक्की बात है कि पोलराइजेशन अच्छी नहीं होगी। तो इसका मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने ना अभी इंट्रोड्यूस कर दी है, कोवेलेंट, पोलराइजेशन, और ये बढ़ रहा होगा, ये कम हो रहा होगा। बट आपको इस चीज़ को थोड़ा अपने अंदर समाने के लिए मे बी लेक्चर्स को 2 बार ही देखना पड़ सकता है इस वाले को, क्योंकि ज़रूरी है एंड हर जगह ये यूज़ होने वाला है। तो आप इस वाले लेक्चर को मैं चाहता हूँ 2 बार ही देखो, 3 बार ही देखो, बट अपने अंदर इस चीज़ को ढाल लो कि ऐसे होता है, क्योंकि नहीं समझोगे तो फिर आगे दिक्कत आएगी। सिंपली यही बात है। तो अगर आप वही बात करें Na प्लस एंड Cl माइनस की, वो कंपैरेटिवली वैसा है कि Na इससे एक टेंडेंसी रखता है खींचने की। कैसे? क्योंकि Cl बहुत बड़ा है, तो पक्की बात है उसका न्यूक्लियस यहाँ बीच में होगा कहीं, और जो बाकी सब एटम्स होंगे, वो एटम्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, वो दूर दूर घूम रहे होंगे इससे। तो Na को थोड़ी आसानी रहेगी Cl से खींचने के लिए। Cl से वो खींच सकेगा आसानी से, इतनी आसानी से तो नहीं खींचेगा बट हाँ खींच पाएगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि इसका आयनिक ज़्यादा है, यानी कि Na प्लस एंड F माइनस का अगर हम आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करें तो इनका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है Na प्लस एंड Cl माइनस से। ठीक है, तो और भी इस पर डिबेट करी जा सकती है कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, बट हाँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ के द्वारा।
एंड मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि जितना बड़ा एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला, वो जिसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, उतनी अच्छी पोलराइजेशन, इसको अभी छोड़ो, उतनी अच्छी पोलराइजेशन अभी इसको छोड़ो, क्योंकि अभी तुम्हें पोलराइजेशन का इतना कुछ खास पता नहीं है। बट हाँ, मैंने तुम्हारे अंदर वो कॉन्सेप्ट डाल दिया ये वाला कि आयनिक या कोवेलेंट, नथिंग इज सच लाइक आयनिक और कोवेलेंट, एवरीथिंग इज लाइक मिक्सचर। उतनी अच्छी पोलराइजेशन। अब बात आती है क्यों इतनी अच्छी पोलराइजेशन, क्यों? अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो उसका न्यूक्लियस काफी अंदर होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इसका साइज बहुत बड़ा है क्लोरीन का, तो इसका न्यूक्लियस काफी अंदर होगा, बीच में होगा, इसके बीच में, सेंटर में। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर बाहर घूम रहे होंगे, ज्यादा दूर होंगे इससे, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान होगा। तो खींचना आसान होगा तो यानी कि पोलराइजेशन अच्छी होगी। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन, कि Na+Cl- को पोलराइज कर रहा है, NaCl को पोलराइज कर रहा है, यही मतलब है इस चीज का। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पोलराइजेशन अच्छी कैसे होती है। तो मेरा लाइक आप यहाँ पे लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक में कि पोलराइजेशन इंक्रीजेज, यानी कि वो अप के साइन ऐसे लगा दो ना, जैसे अप वाले साइन लगा दो, ये वाले। पोलराइजेशन इंक्रीजेज कब इंक्रीज होती है? जब साइज इंक्रीजेज। अगर साइज बहुत बड़ा है तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगी। आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा एक इस तरीके से लिखा करो चीज़ों को, तभी आपको वो चीज़ें लाइक अंडरस्टैंडेबल रहेंगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन साइज, वही चीज़ आगे दोबारा से ले आया मैं वहीं से। पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन साइज, कैसे? वही मैंने आपको पीछे समझा दिया। अब ये पोलराइजेशन कंपेयर करते हैं तो सब समझ आ जाएगा आपको। सो यहाँ पे देखो Li+ एंड F-, तो इनका साइज सबसे छोटा होता है, तो पक्की बात है कि Li+ जो है, इसको फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन अगर खींचना है तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा। वेयर एज Cl पे इसको थोड़ा कम जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस काफी अंदर पड़ा है और इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर घूम रहे हैं। और वही Br की बात करें, Br का तो न्यूक्लियस काफी ज्यादा अंदर है और इसका साइज बहुत बड़ा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो ये आसानी से खींच पाएगा। तो आफ्टर ऑल इनका ऑर्डर कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे की बात करते हैं, Na+ एंड Cl- एंड K+ एंड Cl-, इसमें क्या हो रहा होगा कि Na+ है और Cl- है, यानी ये लास्ट वाले तो सेम ही पड़े हैं, तो Na+ एंड Cl-, यानी कि इनका Cl का साइज तो सेम ही पड़ा है। तो अब बात आ जाती है Na के ऊपर कि Na कितनी जोर से इसको खींच रहा होगा। तो इसका ऑर्डर आप इस तरीके से देख सकते हो कि K+ का साइज बड़ा है, तो यानी कि K+ के पास पॉजिटिव चार्जेस काफी सारे होंगे, तो इसका मतलब कि वो Cl से ज्यादा जोर से खींच पाएंगे चीजों को, क्योंकि बहुत सारे प्लस चार्जेस हैं इसके पास और इसके पास थोड़े प्लस चार्जेस हैं। तो अल्टीमेटली इनका ऑर्डर कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो आई होप तो आपको समझ आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा कि पोलराइजेशन कैसे काम कर रही है। पोलराइजेशन कुछ नहीं है, बस खींचने की टेंडेंसी है, दैट्स इट। सो अब बात कर देते हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस एनर्जी, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि काफ़ी जगह पे ये चीज़ काम आने वाली है एंड आगे लैटिस एनर्जी पे ही काम आने वाले हैं हर चीज़ को। एंड तुम इसको रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। एंड पहला लाइक मेरे को कॉन्सेप्ट लगा था, ये मेरे जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था, मेरे को पहला कॉन्सेप्ट लगा था जिसको मैं लाइक रियल लाइफ में कह सकता था कि हाँ, इसकी लैटिस एनर्जी कुछ ऐसी होगी, इसकी लैटिस एनर्जी ऐसी होगी। सो देखते हैं क्या हो रहा होगा यहाँ पे। लैटिस एनर्जी, तो इसका मतलब है Na+ आप ले लो एंड एक Cl- ले लो। सो आप पहले देखो कि ये लोग तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, पोलराइजेशन गई तेल लेने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट हाँ आप समझो इस चीज़ को, Na+ है, Cl- है, तो श्योरली बात है कि ये लोग कंबाइन तो होंगे। मैंने इनको लाइक एक डब्बे में रख दिया, मैंने एक डब्बा लिया, इसमें मैंने Na रख दिया और एक Cl रख दिया, मैंने दोनों को रख दिया। इसके पास है प्लस का चार्ज, इसके पास है एक माइनस का चार्ज, और आपको पता है कि माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और आप वैसे भी समझ सकते हो कि Na जो है वो Cl के उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जो Cl इससे ले गया है, तो इस कारण से इनका आपस में कुछ अट्रैक्शन हो जाएगा और ये जुड़ जाएंगे आपस में। और मैंने आपको क्या कहा था, बहुत टाइम पहले हमने बात करी थी कि चीजें स्टेबल हो जाती हैं जब वो अट्रैक्ट कर लेती हैं एक दूसरे को, यानी कि प्लस और माइनस जब जुड़ गए आपस में
तो ये लोग स्टेबल हो गए हैं अभी। अभी इनको और कुछ नहीं चाहिए। लाइक प्लस और माइनस अगर दोनों जुड़ गए आपस में तो Na का भी हो गया सेटिस्फेक्शन और Cl का भी हो गया, क्योंकि Cl को ऊपर एक माइनस का चार्ज था, उसके पास प्लस नहीं था, तो उसने Na से प्लस ले लिया और Cl को माइनस दिख गया। एक Na से उसने एक प्लस ले लिया और Na को Cl से एक माइनस मिल गया। मिल गया या आपस में उनका इंटरेक्शन हो गया। आप समझ सकते हो इस चीज को कि इंटरेक्शन इस तरीके से हुआ कि उनके इलेक्ट्रॉन तो चाहे शेयर हुए हों या ना हुए हों, बट वो लोग एक दूसरे से चिपक जरूर गए। वो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है, वो Na की पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि Na कितना अच्छा पोलराइज कर रहा है। बट आप ये समझ गए कि वो अट्रैक्ट तो कर लेंगे एक दूसरे को, तो they would definitely attract each other and if they would combine surely they will release energy। मैंने आपको बताया था कि कोई लेट सपोज एक एटम है, वो एटम ऐसा है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख रखा है अपनी साइड, तो अगर उसको स्टेबल होना है तो जब वो स्टेबल होगा, लेट सपोज उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, चलो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने उसको स्टेबल होना था 1 इलेक्ट्रॉन से, उसको 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिल गया, अभी उसको बाकी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा, अब वो अपने आप ही उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाएंगे। कैसे घूमने लग जाएंगे वो अलग बात है, बट हाँ आपको वो समझ आ रहा होगा कि उसके इर्द गिर्द वो सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमने लग जाएंगे आसानी से। और अगर उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा उन सभी को कि भाग ना जाए कोई इलेक्ट्रॉन इससे। ठीक है, तो जब उसका वो सब स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो जो एनर्जी उसने वो उनको पकड़ के रखने में लगाई हुई थी वो उसको रिलीज कर देगा कि बस अब मुझे एनर्जी और नहीं लगानी, अब मेरा लाइक जिंदगी सफल हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बस दैट्स इट, खत्म। तो अब वो स्टेबलाइज हो चुका है एंड उसने एनर्जी रिलीज कर दी है। तो इसे ही हम थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में कहते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज करी गई है। हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इस चीज़ को, एंड थर्मोडायनेमिक्स का मैं भी काफ़ी सारे लेक्चर बनाऊंगा मैं तो, एंड बहुत अच्छा करेंगे उस पर भी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उस चीज़ को भी। बट हाँ वही है कि इनऑर्गेनिक खत्म करके उसके बाद ऑर्गेनिक खत्म करते हैं एंड उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। तो जब वो लोग कंबाइन हो जाएंगे, Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो लोग जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो अब कहोगे कि लैटिस एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे, किसने कितनी करी, तो इनका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है लैटिस एनर्जी का कि इससे इतनी फाइंड हो जाएगी, इससे इतनी, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लैटिस एनर्जी को आप कंपेयर कर सकते हो कि किसने कितनी रिलीज करी होगी लैटिस एनर्जी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेट सपोज कोई बंदा है जो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसको कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो अब वो दो यूनिट की एनर्जी रिलीज कर देगा, आप ऐसे समझ लो। और अगर कोई बंदा है जिसको जो 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था और उसको कहीं ना कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो अब वो 1 यूनिट की एनर्जी रिलीज कर देगा। तो जब क्वेश्चन आएगा कोई भी लैटिस एनर्जी पे, तो आपको बस उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है, यानी कि चार्ज का नंबर देखना है। अगर चार्ज 10 का है, प्लस 10 का, तो आप समझ सकते हो कि उसको वो 10 यूनिट की एनर्जी रिलीज करेगा जब उसको 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। बट हाँ आप देखेंगे आगे आगे सब समझ आ जाएगा। तो लैटिस एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया। तो ऐसे बनता है कुछ लैटिस, बहुत सारे Na और Cl को जोड़ दिया जाता है, उनको रख दिया जाता है, वो खुद जुड़ जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं वो लोग। NaCl यानी कि नमक के आपने नमक के क्रिस्टल्स देखे होंगे, ऐसे ध्यान से देखना उसको, नमक के क्रिस्टल्स होते हैं, लाइक वो कुछ डब्बे के जैसे होते हैं, ऐसी इसी तरीके के होते हैं, जैसे ये पिक दिख रखे हैं ना आपको, ऐसे ही होते हैं वो। तो बहुत सारे Na प्लस और Cl माइनस मिलकर एक लैटिस बनाते हैं, इसको कहते हैं लैटिस। लाइक Na प्लस है, कोई Cl माइनस है, बहुत सारे हैं, सब जुड़ गए आपस में, क्योंकि सभी को अपनी एनर्जी रिलीज करनी है, सभी को स्टेबलाइज होना है, तो सभी लोग जुड़ गए आपस में, तो हम कह देते हैं कि इनका लैटिस बन गया। अभी जरूरी नहीं है कि Na प्लस और Cl माइनस का बनता है, बहुत लोगों का बनता है लैटिस, बट हाँ आपको समझ आ गया, बेसिक चीज समझ आ गई कि लैटिस बनता कैसे है। और जो एनर्जी उनके कंबाइन होने पर रिलीज होगी
उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो आपको ये तो मैंने समझा ही दिया कि रिलीज होने पर एनर्जी जो कैसे होती है वो भी मैंने समझा दिया, काफी डीपली समझा दिया मैंने। सो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द साइज। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे चार्ज वाला फैक्टर नहीं लिखा है, बाद में देख लेना, खुद ही लिख लेना फिर। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन साइज, जितना स्मॉल साइज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन इसकी कहीं नहीं है ना, तो मैं ही बताता हूँ आपको। सो आप देखो, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, यानी कि तुम फ्लोरीन को उठा लो, क्लोरीन को उठा लो, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो बहुत छोटे होते हैं, आप उनको देखो, वो लोग कैसे होते हैं, उनके लाइक न्यूक्लियस यहाँ पे बैठा होगा बीच में, और यहाँ पास में ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे उनके। बट वेयर एज अगर आप ब्रोमीन आयोडीन को चेक करो, ब्रोमीन आयोडीन बहुत नीचे होते हैं और उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उनका प्लस तो इधर ही बैठा होता है, पर उनका कोई शेल यहाँ पे, कोई शेल यहाँ पे, इतने बड़े शेल। तो आप देखो, पहली बात न्यूक्लियस ज्यादा खींच के रखेगा इनको, और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत कम है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इतनी इतनी दूरी पे जाओ, ये एक और मिल गया। पर वेयर एज तुम अगर यहाँ जाते हो तो यहाँ पे तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, और कोई कहीं कोसों दूर जाओगे तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं मिलेगा, बहुत दूर मिलेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में भी तो रिपल्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है चार्ज, और नेगेटिव नेगेटिव तो आपस में रिपल्शन करते होता है, तू इधर भाग, वो कहता है तू इधर भाग, तो ये लोग आपस में भी ये तो एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। तो जब वो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी रिलीज हुई यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन को अपने लिए एक एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो अब वो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, वेयर एज अपने ना कि अपने आपस में लड़ने में। तो इस कारण से जब वो आपस में कोई Na+ और Cl- जुड़ता है, तो साइज पे इस तरीके से डिपेंडेंट होती है कि जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा वो लोग आपस में कंजस्टेड रहेंगे, उतने ज्यादा वो एक दूसरे को धक्के मारेंगे। तो जब वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, जब उनको हर एक इलेक्ट्रॉन को अपने लिए एक प्लस का चार्ज मिल जाएगा, तो अब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देंगे। तो इस कारण से ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी छोटे आयंस की होती है, क्योंकि वो कंजस्टेड होते हैं आपस में, ऐसे छोटे से कमरे में बहुत सारे भर दिए जाते हैं। तो इस कारण से एनर्जी जब उनको बाहर निकाला जाता है तो ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज करते हैं। बाहर क्या निकाला जाता है, जब वो स्टेबल होते हैं। ऐसे समझ लो आप कि छोटी सी क्लास है और उसमें अराउंड मैंने 200 बच्चे भर दिए छोटी क्लास में, और जब मैंने उनका गेट भी बंद कर दिया और फिर मैंने 2 दिन बाद आके उनका गेट खोला, तो वो लोग कैसे भाग के बाहर निकलेंगे। और वेयर एज मैं बहुत बड़ा हॉल बुक किया एंड वहां पे मैंने 200 बच्चे छोड़ दिए, तो वेयर एज मैं वहां पे उनको खोलूंगा तो वो लोग शांति से बाहर आएंगे, और जो कंजस्टेड वाले बच्चे होंगे वो लोग लाइक पैनिक होते हुए बाहर आएंगे कि लाइक उनको बाहर निकलना है इस कारण से। तो वैसे ही आप इस चीज को भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल हो जाते हैं तो उनको अपनी लाइक हर एक इलेक्ट्रॉन को अपने लिए एक एक प्रोटॉन मिल जाता है। तो जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती थी वो आपस में एक दूसरे को धक्के मारने में यूज कर रहे थे, उसको रिलीज कर देते। तो इस कारण से छोटे साइज वाले एनायंस की एनर्जी ज्यादा होती है। तो इस कारण से लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन साइज, जितना स्मॉल साइज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। तो ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा आपको। तो कंपेरेबिलिटी ऑफ लैटिस एनर्जी, कंपेयर करना है इनको। तो कैसे होगा कंपेरेबिलिटी, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि Li+ है, यानी कि Li बहुत ज्यादा छोटा था, उसके बाद Na+ आ गया, K+ आ गया एंड Rb+ आ गया, तो Li सबसे छोटा था। तो यानी कि जब ये लोग आपस में कोई लैटिस बनाएंगे तो Li सबसे छोटा है, तो यानी कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। वेयर एज Na थोड़ा सा बड़ा है उससे कंपेरेबिलिटी में, तो इस तरीके का एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे देखो Li+ एंड F-, Li+ एंड Cl-, Li+ एंड Br एंड Li+ एंड I, तो यहाँ भी एनर्जी का कुछ इस तरीके का आ जाएगा कंपेरेबिलिटी। ठीक है, तो बैक टू पोलराइजेशन, लैटिस एनर्जी हो गया हमारा। तो अब देखते हैं पोलराइजेशन क्या कह रहा है। जहां कम पोलराइजेशन वहां ज्यादा आयनिक होगा। अब ये कैसे होगा
कि जहां पे पोलराइजेशन कम हो रही है वहां पे ज्यादा आयनिक हो रहा है। ये मैं कैसे आपको समझा सकता हूं कि ये मेरा है Na+, आप समझो इस चीज को, एंड ये है मेरा Cl-, ध्यान से समझना, फिर बाद में नहीं तो तुम्हें दोबारा आयनिक और कोवेलेंट देखना पड़ेगा। तो कोई चीज आयनिक या कोवेलेंट कब होती है, मैं अगर मैं बेसिकली सोचूं आयनिक क्या होता है एंड कोवेलेंट क्या होता है। आयनिक यही है कि जब Na पक्का ही दे दे उसको इलेक्ट्रॉन की, रख ले भाई तो मेरे को नहीं चाहिए ये, मेरे को तो स्टेबल होना है, और Cl पक्का ही उसको रख ले एक इलेक्ट्रॉन को कि हाँ तो मुझे ला, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की क्योंकि मेरे को स्टेबल होना है। तो आप इस चीज को समझो कि दोनों ही स्टेबल हो जा रहे हैं एंड इसको मैंने कह दिया कि ये आयनिक है। वेरस कोवेलेंट में क्या था, कोवेलेंट में Na कहता था कि चल ठीक है मेरे को इलेक्ट्रॉन ये चाहिए पर इसको तो भी रख सकता है, हम दोनों शेयर कर लेते हैं आपस में, तो वो शेयरिंग कर लेते थे तो उसको कहते थे हम कोवेलेंट। तो पोलराइजेशन कैसे डिफर करती थी, पोलराइजेशन काम करती थी कि Na जो है वो Cl को कितने जोर से खींच रहा है, Cl के इस नेगेटिव वाले को Na का प्लस कितने जोर से खींच रहा है। अगर बहुत जोर से खींच रहा है तो यानी कि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, और अगर बहुत कम जोर से खींच रहा है तो यानी कि पोलराइजेशन बहुत कम है। हमने इसकी एनर्जी, खींचने की एनर्जी को ही पोलराइजेशन का नाम दिया था, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट आती है जहां कम पोलराइजेशन वहां ज्यादा आयनिक। तो आपको समझना होगा इस तरीके से कि अगर Na ज्यादा पॉजिटिव है यानी कि Na ज्यादा खींच रहा है Cl को, पहली बात ये मतलब बहुत बहुत खींच रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे खींच रहा है कि दे दे तो बस मेरे को। और Cl भी तो ऐसा नहीं है ना कि कोई आम बंदा है, वो भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बैठा है बहुत ज्यादा। तो फिर क्या होता था, यहाँ पे शेयरिंग हो जाती थी कि गोल गोल घूमते रख दें, तो फिर हम कहते थे ये कोवेलेंट हो गया। तो अब ये कह रहा है कि जहां कम पोलराइजेशन वहां ज्यादा आयनिक, जहां कम पोलराइजेशन वहां ज्यादा आयनिक, तो यानी कि Na कम खींच पाएगा उसको, Na कम खींच पाएगा तभी तो पोलराइजेशन कम होगी, और आयनिक तभी तो बढ़ जाएगा ना। ऐसे तो मैं नहीं समझ आ रहा होगा, मुझे पता है नहीं आ रहा होगा, बहुतों को नहीं आ रहा होगा, तो दोबारा बनाते हैं Na+ एंड एक Cl-। सो अब हम सोचते हैं इसको इस तरीके से कि Na जो है ये Cl- को खींच रहा है अपनी तरफ, और कोई कह रहा है कि ये बहुत जोर से खींच रहा है उसको कि आजा 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 आजा। और कोई एक और केस लेते हैं जिसमें Na खींच तो रहा है बट अच्छे तरीके से नहीं खींच पा रहा है, जब ये बहुत अच्छे से खींच रहा है Cl को, पहला केस, तो इसको हम कह देते हैं कि पोलराइजेशन बढ़ गई है। तो पोलराइजेशन जब बढ़ जाती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो ये एक माइनस का बंदा बैठा है ना यहाँ पे, ये जो माइनस का एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से उठ के इसके पास भी जाएगा, पर Cl भी तो तगड़ा बंदा है, वो इसके पास फिर से जाएगा और ऐसे ये कोवेलेंट हो जाता है, ऐसे इनके पास घूमता रहता है दोनों के पास। बट वेयर एज जब हम कहते हैं कि Na बहुत जोर से खींच रहा है Cl को, तो इसका मतलब कि वो पक्का इसको लेके जा रहा है, पक्का ही रख रहा है अपने पास, और उसके चार्जेस खत्म हो जा रहे हैं इसके बाद Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आप इसको समझ सकते हो कि Na पक्का ही ले गया इस बंदे को, तो अब इसकी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा थी, इस कारण से वो ले गया इसको। तो अब बात आती है कि जहां पोलराइजेशन कम यानी कि Na कम खींच रहा होगा इसको, तो वहां ज्यादा आयनिक पक्की बात है ना, क्योंकि Cl ज्यादा खींच रहा है अपनी साइड, और Na जो है ये कम खींच पा रहा है अपनी साइड, ये थोड़ा खींच पा रहा है, तो इसका मतलब कि Cl के पास ही रहेगा वो इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब पक्की बात है कि Na+ हमेशा ही बना रहेगा और Cl हमेशा ही माइनस बना रहेगा। तो इसको हमने कह दिया कि पोलराइजेशन जहां पर कम वहां पर ज्यादा आयनिक। तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि मैंने क्या कन्वे करने की कोशिश करी है। बट हाँ, अगर नहीं समझ आया तो बैक करो वीडियो को एंड थोड़ा समझो, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना पोलराइजेशन का, आपको इसको समझने में लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ समझना पड़ेगा। एक ही बारी में समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं तो फिर दोबारा दोबारा उसको देखते रहोगे और फिर वही है, समझ नहीं आएगा, ब्रेन तुम्हारा खराब हो जाएगा इस चीज से। तो रीवायरिंग करने से अच्छा पहली बारी में ही वायरिंग अच्छी कर लो इसकी। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा
कि आप और अपनी बुक में ऐसे लिख भी सकते हो कि पोलराइजेशन जहाँ पे कम वहाँ पे ज़्यादा आयनिक, आयनिक ज़्यादा, ऐसे लिख सकते हो। और काफ़ी इफेक्टिव होता है ऐसे, मतलब तुम देखते हो तो और तुम्हें पता चल जाता है कि अच्छा पोलराइजेशन कम हो रही है तो आयनिक ज़्यादा होगा, या पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो कोवलेंट ज़्यादा होगा। अभी कोवलेंट की बात करेंगे, बट हाँ आपको ये समझ आ रहा होगा। तो अभी आप कंपेयर कर सकते हो इन चीज़ों को, जितना बड़ा एनायन उतनी अच्छी पोलराइजेशन, मैंने नीचे के ये हिंट दे रखा है, जितना बड़ा एनायन उतनी अच्छी पोलराइजेशन। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इनको कंपेयर कर लो फटाफट से। एनायन होता है नेगेटिव वाला, तो अब आपको कंपेयर करना है पोलराइजेशन किस में ज़्यादा आयनिक है, तो मतलब आपको चेक करना है कि किस में कम पोलराइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे बता रहा है जितना बड़ा एनायन उतनी अच्छी पोलराइजेशन। तो पहले देखो बड़ा एनायन कौन सा है, ये वाला, तो यानी पोलराइजेशन अच्छी तो इसमें हो रही होगी, पर हम पूछ रहे हैं कि जहाँ कम पोलराइजेशन होगी वहाँ ज़्यादा आयनिक होगा। हमें कंपेयर किसके बीच में करना, आयनिक के बीच में, कि कौन ज़्यादा आयनिक है। तो ये वाला ज़्यादा आयनिक होगा क्योंकि इसका साइज छोटा और पोलराइजेशन इसमें ये बीच में कम हो रही है। दैट्स इट। वैसे ही आप इसको देख लो, Na प्लस एंड के, Na प्लस एंड के प्लस Cl। अरे ये आसान है, कर लोगे तो। आगे चलो, इफेक्ट्स ऑफ पोलराइजेशन इन केमिस्ट्री। ठीक है, अभी और अच्छी 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 चीज़ें आ रही हैं, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह आ रहा है। तो इफेक्ट्स ऑफ पोलराइजेशन इन केमिस्ट्री, लाइक आप इस चीज़ को अभी ये काफ़ी ज़्यादा वैसा हो रहा है कि रियल लाइफ सिचुएशंस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी आने वाली है इसकी अभी, तो आपको समझ आने वाला है। अब तो सब समझ आने वाला है, अब तो वो थियोरेटिकल चीज़ें चली गई, अब अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं इस वाले चैप्टर में। इफेक्ट्स ऑफ पोलराइजेशन देखते हैं। हाँ, किसी भी कंपाउंड तभी मेल्टिंग पॉइंट होगा जब उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। ओह ठीक है, चलो इसको समझते हैं कि कोई कंपाउंड कब मेल्ट होता है। पहली बात, कोई बंदा कब मेल्ट किया जा सकता है, वो उबलता कब है वो। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, किसी भी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जब कम होगी वो तभी मेल्ट होगा। ठीक है, तो कैसे, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज का, कि अगर किसी चीज की लैटिस एनर्जी कम है तो वो मेल्ट होगा। यानी कि किसी भी कंपाउंड की, क्या लिख रखा है, मैंने खुद कुछ गलत कर दिया क्या, ओह सो सॉरी अबाउट दैट, मैंने किसी भी लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिखना था कोई भी लिखना था, यहाँ पे छोड़ो, ये ठीक है। कंपाउंड तभी मेल्ट होगा जब उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। दैट्स इट, हाँ ये सही है। तो कंपाउंड तभी मेल्ट होगा जब उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। तो अभी ये लैटिस एनर्जी भी कंपेरेबल है, तुम इसको कंपेयर ही कर सकते हो कि अच्छा इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, तो मतलब ये पहले मेल्ट होगा ये बाद में मेल्ट होगा। सेम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ कि सेम टेम्परेचर पे कौन पहले मेल्ट होता है कौन बाद में मेल्ट होता है, तो आपको इसका सिग्निफिकेंस सब समझ आ जाएगा। समझाते हैं अभी। इफ अ कंपाउंड हैज हायर लैटिस एनर्जी देन श्योरली इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल आल्सो बी हाई। ठीक है, तो ये समझते हैं कैसे होगा ये। सो आप सोचो इसको कि कोई चीज़ कब मेल्ट होती है, तो आप कहोगे कि जब हम उसको हीट देते हैं तब वो मेल्ट हो जाती है। तो ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है जिसके कारण वो मेल्ट होता है, या फिर मेल्टिंग ऐसा नहीं है कि उबल ही रहा है मेल्टिंग होके, मेल्टिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि कोई चीज़ मेल्ट कब होती है, जब हम उसको हीट देते हैं, और वो मेल्ट होती ही क्यों है। तो उसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, लाइक उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है हीटिंग के कारण। तो आप कहते हो क्यों टूट जाती है, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग टूटती ही क्यों है। तो आप ऐसे समझो कि ये कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, 2-3 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। तो जब इनको हम हीट देते हैं तो ये एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट यानी कि ये तैयार होते हैं दूसरी ऑर्बिटल के अंदर जाने के लिए। तो ये बहुत तेजी से घूमते हैं, लाइक पहले अगर ये इतनी स्पीड से घूम रहे थे जब हमने हीट नहीं दी थी, और जब मैंने इसको हीट देनी शुरू करी तब इसकी स्पीड लाइक एक्सपोनेंशियली बढ़ गई, एक्सपोनेंशियली स्पीड बढ़ गई। और लाइक जब स्पीड बढ़ जाएगी तो इनका जो ऑर्बिटल है उसका, तुम समझ सकते हो कि उनकी डेंसिटी थोड़ी फूल जाती है, ऐसे फूला फूला हो जाता है कि अगर पहले डेंसिटी इतनी थी तो अब डेंसिटी थोड़ी इतनी बढ़ जाएगी। तो जो बॉन्ड है वो वीकर हो जाता है। बॉन्ड वीकर होता है
तो फिर इनका बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है, एंड जब बॉन्ड टूटता है तो चीजें उबलने लग जाती हैं। तो काफी लाइक हो सकता है अजीब सा लगे आपको, बट हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन यही है। लाइक इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो, और मेरे हिसाब से और कोई तरीका नहीं है ऐसे समझने का। लाइक मोस्ट बेसिक थिंग थी ये समझने के लिए कि मेल्टिंग होती ही क्यों है। तो अब आती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का क्या मतलब था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे होते हैं, कोई छोटा साइज का इलेक्ट्रॉन होता है, छोटे साइज का कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। आपको मैंने बताया था क्यों ज़्यादा होगी। तो अब ये कह रहा है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड तभी मेल्ट होगा जब उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। ठीक है, आप ऐसे देखो कि अगर कोई कंपाउंड है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी एक इलेक्ट्रॉन की, और जब उसको वो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो बहुत सारी लैटिस एनर्जी रिलीज करता है, और अब वो उस जो लैटिस एनर्जी के कारण उसका जो बॉन्ड बना है उसको वो तोड़ना नहीं चाहता। और वेयर एज जो कंपाउंड कम लैटिस एनर्जी रिलीज करते हैं उनका क्या होता है, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, और उनको लाइक वो उनको भूख कम होती है उस इलेक्ट्रॉन को गंवाने की या लेने की। तो जब उनसे वो इलेक्ट्रॉन छीन भी लिया जाए, यानी कि हीट दे के वो इलेक्ट्रॉन भगा भी दिया जाए, तो उनको ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कारण से आप समझ सकते हो लाइक थोड़ा सी अजीब सी चीज है ये, बट हाँ इसको ऐसे ही समझा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है मेल्टिंग पॉइंट और लैटिस एनर्जी को ऐसे समझने का। क्योंकि वही है कि बेसिक क्लासिकल तरीके से समझा दूं मैं तो वो तो समझ ही जाओगे, मैं भी नहीं समझ सकते। क्योंकि वही है कि मेरा पढ़ाना वैसा है कि आपको बिल्कुल ही एक एब्स्ट्रैक्टली डिफरेंट चीज़ से पढ़ाता हूँ मैं, तो इस कारण से आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को तुम्हारा माइंड यूज़ करवाना है। तो इसके बारे में सोचोगे तो ज़्यादा तुम्हें अच्छे से समझ आएगा कि कैसे कंपाउंड्स बन रहे हैं, और अगर मैंने हीट दे दी तो वो भाग जाएगा तो लैटिस पे फ़र्क क्या पड़ेगा। तो धीरे धीरे तुम्हारे माइंड में वह सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। बट हाँ अगर फिर भी ना समझ आया हो तो मेरे को बता ज़रूर देना, तो मैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे ऊपर दोबारा चर्चा कर लेंगे। बट हाँ ये लेक्चर ख़त्म होते होते ना तुम्हें काफ़ी समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब इफ़ अ कंपाउंड हैज़ हायर लैटिस एनर्जी, इट्स श्योरली प्रेडिक्टेबल दैट इट्स मेल्टिंग पॉइंट वुड ऑल्सो बी हाई। ये तो यही है कि सिंपली अगर तुम्हें फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया, सेकंड पॉइंट तो आ ही जाएगा कि कंपाउंड तभी मेल्ट होगा जब उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। तो अगर उसकी लैटिस एनर्जी बढ़ गई तो पक्की बात है कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। अगर पोलराइजेशन बढ़ रही है, अगर पोलराइजेशन बढ़ रही है यानी कि Na जो है वो Cl को अच्छे से खींच रहा है, Cl के माइनस को अच्छे से खींच रहा है अपनी तरफ, उसका मतलब आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। हाँ मैंने आपको समझाया ना आयनिक कैरेक्टर वाला, तो कम हो रहा है। और अगर आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, इस कारण से इसका मतलब कि कोवेलेंसी बढ़ रही है, यानी कि जो Na है, देखो अगर पोलराइजेशन बढ़ रही है इसका मतलब Na अच्छे से खींच रहा है, और अगर Na अच्छे से खींच रहा है तो पक्की बात है कि Cl के पास वो माइनस नहीं रहेगा, वो कभी ना कभी वो Na उससे खींच लेगा और तब वो कोवेलेंट बन जाएगा। क्योंकि आयनिक का मतलब तो यही होता था कि Na के पास पक्की बात है कि प्लस उसने रख लिया और Cl ने पक्का ही -1 रख लिया, पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा हो रही है, यानी कि Na ज्यादा अच्छे से खींच रहा है, इसको कह रहा है आजा आजा आजा, और एक टाइम ऐसा आता है जब इसको खींच लेता है अपनी साइड, तो फिर हम कहते हैं कि कोवेलेंसी बढ़ गई। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, देखो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी कम हो गई। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया तो मतलब लैटिस एनर्जी कम हो गई, और अगर लैटिस एनर्जी कम हो गई तो हमने अभी अभी देखा कि लैटिस एनर्जी बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी कम हो गई तो पक्की बात है कि मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा ये है कि लैटिस एनर्जी अगर बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, हमने पीछे ही देखा अभी। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि लैटिस एनर्जी को आप एक बॉन्ड की तरह दे सोचो कि एक बॉन्ड है, अगर वो लैटिस एनर्जी बढ़ी हुई है यानी कि उस बॉन्ड को ना तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो यानी कि उसको हीट बहुत सारी देनी पड़ेगी, तो मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। ऐसे समझ लो इस चीज़ को कि लैटिस एनर्जी बढ़ रही है तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा होगा। यानी कि लैटिस अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप इसको स्ट्रेंथ की तरह सोचो कि इसकी स्ट्रेंथ, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो इसको तोड़ने के लिए हीट भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, तभी तो ये टूटेगा।
तभी तो बहुत मुश्किल से टूटेगा ये। ठीक है, तो हाँ, इस बॉन्ड वाली तरीके से ना आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये चीज़, मेल्टिंग पॉइंट और लैटिस एनर्जी कैसे बढ़ रही है। और यहाँ देखो, अगर पोलराइजेशन बढ़ रही है, मतलब अपने विजुअलाइज करो माइंड में कि Na जो है वो Cl को अच्छे से खींच रहा है अपनी तरफ, मतलब ज्यादा झुकाव Na की तरफ है कि कभी ना कभी जो Cl से वो माइनस निकल के Na की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो इसका मतलब, आप यहाँ पे देखा था ना, हाँ यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा होगा, तभी तो आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही चीज बढ़ती है, या कोवेलेंट बढ़ गया तो आयनिक कम हो जाएगा, आयनिक बढ़ गया तो कोवेलेंट कम हो जाएगा। ठीक है, सो आगे देखो, आयनिक कम हो रहा है, तो आयनिक कम हो रहा है तो इसका मतलब कि कोवेलेंट बढ़ा होगा और लैटिस एनर्जी कम हुई होगी। लैटिस एनर्जी कम हुई होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हुआ होगा। अभी ये वैसा हो रहा है कि लाइक अंडरस्टैंडेबिलिटी तुम्हें नहीं आ रही होगी इस चीज़ की, क्योंकि मेरे को पता है नहीं आ रही होगी, तो दोबारा समझाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ना समझ आए ये चीज़। तो पहले पोलराइजेशन को देखते हैं। पोलराइजेशन बढ़ रही है, मतलब कि जो Na है, Na प्लस वाला जो Na है वो Cl माइनस को अपनी तरफ से बहुत अच्छे से खींच रहा है, अच्छे से खींच रहा है, अच्छे से खींच रहा है। तो इसका मतलब कि ये इस माइनस को, इसके पास Na के पास एक ऐसी टेंडेंसी है, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि ये इस वाले माइनस को ना अपने आसपास इधर घुमा सकता है। ये अपनी साइड लेके आएगा और Cl थोड़ा अपनी साइड ले जाएगा, फिर ये अपनी साइड लेके आएगा, फिर Cl इधर ले जाएगा इसको। तो इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से शो करूँ क्या? हाँ अब ठीक लग रहा है। अबे हाँ, Cl के पास से इधर आएगा, फिर Cl इसको इधर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, और फिर हम कह देंगे कि ये कोवेलेंट हो गया। तो अब ये अच्छे से खींच रहा है, तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, बढ़ गया है, बढ़ रहा नहीं है, बढ़ ही गया है। तो इसका मतलब कि पक्की बात है कि आयनिक कैरेक्टर तो कम ही हो चुका है, क्योंकि आयनिक का मतलब था कि ये माइनस यहाँ पे स्टिल है, पर क्या ये स्टिल है? नहीं, ये तो घूम रहा है, तो इसका मतलब आयनिक कम हो चुका है। आयनिक कम हो चुका है तो इसका मतलब कि लैटिस एनर्जी भी कम हो चुकी है, क्योंकि लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती थी? लैटिस एनर्जी का मतलब था कि दो चीजों के बीच में कोई कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और अगर आयनिक कम हो गया तो यानी कि Na, जो Na प्लस था, आपको Na प्लस की एग्जांपल देता हूं कि Na प्लस था और Cl माइनस था, तो अभी यहां से Na और प्लस और माइनस दोनों हट गए। लेट सपोज कि प्लस और माइनस दोनों हट गए, ऐसे हटा देते हैं ना इनको, हाँ ये दोनों हट गए, तो अब कहां से लैटिस बन जाएगा? अब कहां से लैटिस बन जाएगा? आप ऐसे समझो, अब लैटिस बनेगा ही नहीं, या फिर बनेगा तो अच्छा नहीं बनेगा, यानी कि इसका आयनिक तो है ही नहीं, तो आयनिक तो डाउनग्रेड हो गया। आयनिक डाउनग्रेड हो गया तो लैटिस एनर्जी अच्छी नहीं बनेगी इनकी, ये इनकी अट्रैक्शन आपस में अच्छी नहीं होगी। अच्छी अट्रैक्शन नहीं होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। दैट्स इट, ऐसे ही समझ सकते हो इस चीज को, और इसको दोबारा पढ़ो, समझ आ जाएगा तुम्हें। तो ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सॉल्युबिलिटी पे आ जाते हैं। अगर किसी चीज का आयनिक कैरेक्टर बढ़ा हुआ है, किसी चीज का आयनिक कैरेक्टर बढ़ा हुआ है, यानी कि एक Na है वो प्लस में पक्का ही बैठा है, और एक Cl है वो पक्का ही माइनस में बैठा है, कोई वैसा नहीं हो रहा कि Na इसको खींच रहा है अच्छे से। ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी कैसे ज्यादा होगी। ये भी सोचने वाली बात है कि सॉल्युबिलिटी कैसे ज्यादा, सॉल्युबिलिटी मतलब किसी चीज में घुल जाना अच्छे से, कि अगर मैं NaCl को पानी में घोल रहा हूं तो पानी में वो अच्छे से कैसे घुल जाता है, लाइक वो आपको समझना होगा। तो बात आती है हाउ। तो वाटर की बात करते हैं, वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वाटर इज मोर सॉल्युबल, यानी कि वाटर ना NaCl को अच्छे से अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स को करवा लेता है। कैसे करवा लेता है? तो जब हम बनाते हैं HO2 को, H2O, सो सॉरी, H2O को जब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो क्या होता है कि जो O है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है अपनी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है बहुत सारी। H को, हाँ H के साथ शेयरिंग हो रही है, पर वो H से खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, उसका भी खींच लेता है, अपना भी खींच लेता है।
तो यहाँ पे खींच के रखता है ये कि H इससे बिल्कुल भी नहीं छीन पाएगा। यहाँ पे बहुत सारा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर रखी है इसने अपने पास, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और H जरा आपको बताया मैंने पिछले लेक्चर में, कोई खास बंदा नहीं होता है H, ये तो बस ऐसे ही है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिवली खुद को खींच लेता है अपने पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अपनी साइड खींच लेता है। तो इस कारण से हमने क्या बोला था कि कभी किसी एटम को ऊपर हम कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन से एटम से इलेक्ट्रॉन खींच ले तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वैसे ही जो अपना ऑक्सीजन है इसके ऊपर एक पार्शियल पार्शियल यानी कि पार्शियल चार्ज मतलब बहुत छोटा सा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है कि इसने H के एटम से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रखा है इस कारण से, और इसके ऊपर H के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव ऐसे देख सकते हो इसको। तो आपको समझ रहा होगा कि क्या क्या यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव सो इट पार्शियली पुल्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस प्लस यहाँ पे प्लस मतलब एंड इसका मतलब है एंड H इलेक्ट्रॉन टू यहाँ पे लिखना था टू, यानी कि H के एटम को भी खींच लेता है अपनी साइड, और अपना एटम भी खींच रखा होता है उसने, अपना इलेक्ट्रॉन भी खींच रखा होता है और H के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है। ऑल्दो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज, शेयरिंग तो कंटिन्यू रहती है बट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कारण से आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को कि इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है, तो इट पार्शियली गेन्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड H गेन्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दैट्स इट। तो अब हम देखेंगे कि इसमें सॉल्युबिलिटी कैसे हो रही है। हमने ये तो समझ लिया कि वाटर काफ़ी सॉल्युबल होता है, तो अब बात आती है कि ठीक है सॉल्युबल तो होता है बट आपने हमें ये क्यों पढ़ाया, बताता हूँ कैसे क्यों पढ़ाया मैंने ये। बट हाँ, आपको वाटर का समझ आ गया कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नाम का भी कोई चार्ज होता है जो कई बार आ जाए, डेल्टा मतलब बहुत छोटा सा चार्ज, ठीक है। तो अब देखते हैं कि NaCl में वाटर कैसे वाटर में NaCl कैसे डिसॉल्व हो रहा है, इतने अच्छे से कैसे हो रहा है। सो हाँ जी, तो कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें। तो Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, आपको पता होगा Na प्लस है एंड Cl माइनस है, Cl माइनस, तो यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा आयनिक चीज़ है ना, क्योंकि Na जो है वो पोलराइज तो कर नहीं पा रहा, तो अल्टीमेटली हमने कह दिया कि ये काफ़ी ज़्यादा आयनिक है। ये पूरा कंपाउंड आयनिक कैरेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर है पर वो ज़्यादा नहीं है, वो Na इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं खींच पा रहा, तो आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो अगर Na प्लस को स्टेबल होना है तो इसको क्या चाहिए होगा, इसको एक माइनस चार्ज चाहिए होगा ना, और अगर Cl माइनस को स्टेबल होना है तो इसको एक प्लस चार्ज चाहिए होगा। और ये स्टेबल हो जाते हैं, अगर ये लोग स्टेबल हो जाते हैं तो ये लोग पानी में भी अच्छे से घुल जाएंगे, यानी कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल है उसके पास ना इलेक्ट्रॉन की लाइक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो वाटर में अच्छे से घुल जाएंगे। समझते हैं कैसे हो जाएगा ये सब चीज़ें। तो व्हेन हाई आयनिक कैरेक्टर लैटिस, हाई आयनिक कैरेक्टर लैटिस यानी कि ये प्लस है ये माइनस है, तो हाई आयनिक कैरेक्टर है इसका, ठीक है। और इनका लैटिस है, लैटिस यानी कि ऐसे कोई लैटिस होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे NaCl होते हैं, तो हम एक के ऊपर स्टडी करके हम बाकी सबका पता लगा लेते हैं। इन वाटर दी वाटर्स डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस इंटरैक्ट विद आयनिक बॉन्ड। डेल्टा देखो Na प्लस था वो उसके साथ वाटर का डेल्टा माइनस इंटरैक्ट करता है, यानी कि ये वाला ये जो ऑक्सीजन के पास था ना, ये वाला इंटरैक्ट कर जाता है Na प्लस के साथ, और Cl माइनस के साथ डेल्टा पॉजिटिव इंटरैक्ट करता है। तो अल्टीमेटली ये लोग क्या करते हैं, इनको स्टेबल कर देते हैं, एंड जब ये लोग स्टेबल हो जाते हैं तो लाइक फिर तो मतलब ये जो डेल्टा था ये इसके साथ कंबाइन हो गया ना, और Cl भी इसके साथ कंबाइन हो गया, तो इसका मतलब ये लोग आपस में सॉल्यूबल हो जाएंगे, एंड सॉल्यूएबल अच्छे से घुल जाते हैं ये लोग। तो इसी को हम कहते हैं कि पानी में नमक घोल दिया, एंड लाइक ऐसा इतना कुछ होता है
लाइक नमक घुलने से पहले इतनी सब चीज़ें हो रही होती हैं एक वाटर के छोटे से मॉलिक्यूल के बीच में और एक छोटे से लैटिस के बीच में, और करोड़ों हजारों लैटिस होते हैं, हजारों क्या बहुत सारे होते हैं लैटिस। और उन सबको वो सब पानी के ऐसे ही डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ये भी बहुत सारे ही होते हैं, एक ग्लास पानी में बहुत सारे होते हैं ये लोग भी। तो ये सब मिलके इंटरेक्ट करते हैं और फिर अंत में ये लोग घुल जाते हैं आपस में, एक दूसरे के चार्जेस को ख़त्म कर देते हैं एंड बस हो जाता है इनका काम। तो आई होप तो आपको समझ रहा होगा कि मैंने आपको कैसे किस तरीके से ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है। तो हाँ जी, तो अभी इन वाले कंपाउंड्स में हमें मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। मेल्टिंग पॉइंट मैंने इसका कंपेयर करने के लिए आपको कहा है, तो कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको कहा कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है जब लैटिस एनर्जी बढ़ती है। तो मेरे को तो मेल्टिंग पॉइंट का तो नहीं पता है, बट मुझे लैटिस एनर्जी पता है कैसे ढूंढते हैं। जिसका छोटा साइज है उसकी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, तो यानी कि फ्लोरीन सबसे छोटी है तो पक्का इस तरीके से ऑर्डर आ जाएगा। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा लैटिस, उसके बाद थोड़ा लैटिस का कम, इसका लैटिस और कम, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है? इसकी है। यानी कि ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से इनका कुछ ऑर्डर आ जाएगा। तो आपको कंपेरेबिलिटी आनी चाहिए। ऐसे एग्जाम में कंपेरेबिलिटी आती है, लाइक जेई मेंस जेई एडवांस में काफ़ी ज़्यादा कंपेरेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं एंड थ्योरी के क्वेश्चंस तो वही आते ही आते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें तो आनी ही चाहिए, कंपेरेबिलिटी वगैरह। चलिए आगे देखते हैं एंड अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस ऑफ पोलराइजेशन। हाँ जी इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ लोग हैं, कुछ गुंडे हैं जो फॉलो नहीं करते हैं हमारी इन इंस्ट्रक्शंस को। एक्सेप्शंस ऑफ पोलराइजेशन, तो आप क्या करो, एक्सेप्शंस को ज़रूर लिखा करो, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन और कहीं से आए ना आए एक्सेप्शन से ज़रूर रह जाता है। तो आप इनकी एक्सेप्शन ज़रूर लिखना। तो कंपाउंड्स लाइक Zn+2, कैडमियम+2, Hg+2, ये लोग ऐसे लोग हैं जो इतनी जल्दी पोलराइज नहीं होते, यानी कि इनकी पोलराइजिंग पावर ना, इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत कम है। एक्सपेक्टेड क्या था कि जैसे बाकी लोग फॉलो करते हैं पोलराइजेशन को, वैसे ये लोग भी करते, कि शुरुआत के जैसे होते हैं लिथियम बेरिलियम वगैरह, ये लोग काफ़ी अच्छे से खींचते हैं, उसके बाद नीचे आ जाते हैं थोड़ा कम खींचते हैं, वो नीचे वाले और कम खींचते हैं, नीचे वाले और कम खींचते हैं। बट ये लोग का क्या था, ये लोग लाइक पोलराइजिंग पावर इनकी बहुत कम थी। तो पोलराइजिंग पावर देख लो या कुछ भी, बस ये एक्सेप्शंस हैं, ये पोलराइजिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो ही नहीं करते, करते हैं या बहुत कम करते हैं। तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉलो द पोलराइजेशन, या जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डू इनफ गुड पोलराइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कौन नहीं कर रहा, इन ये तीनों ही नहीं करते वैसे तो, बट हाँ आपको दे सकता है कि कौन नहीं कर रहा इनसे, तो आपको टिक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो टिक कर सकते हो इसको। ओके, तो नीचे आ जाता है जनरल ट्रेंड ऑफ पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कैसे हो रही है? तो मैंने आपको पोलराइजिंग पावर का लाइक डायरेक्ट बता दिया कि लैटिस से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। और लैटिस किसका अच्छा होता है? जिसका साइज छोटा होता है। और साइज किनका छोटा होता है? ऊपर वालों का, जो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट बैठे होते हैं ना, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, ये लोग का काफ़ी अच्छा लैटिस होता है। अच्छा इनका लाइक पोलराइजिंग पावर इनका अच्छा होता है, उसके बाद इनका अच्छा होता है, उसके बाद इनका पावर अच्छा होता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि डाउन द ग्रुप जब हम नीचे की साइड जाते हैं, लाइक Li+, Na+, K+, Rb+, तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर कम हो रहा होता है। तो ये है अपना एक जनरल ट्रेंड कि डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस, यानी कि पहले पीरियड में ज़्यादा होगी, उसके बाद कम, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम। तो इस तरीके से पोलराइजिंग पावर का जो भी कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ रहा होगा। एंड इसके नोट्स वगैरह बना लो, पोलराइजिंग के तो बनाने चाहिए, अच्छे बनाने चाहिए ठीक ठीक से, ताकि अगर तुम्हें ये वाले बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता थे तो बना लो इसके नोट्स, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली तुम भूलने वाले हो इन सब चीज़ों को। तो भूलने से अच्छा तुम इनको खुद कर लो। अगर नोट्स नहीं बनाने तो एक ही लेक्चर को 5-6 बार ही देखो 1-2 हफ्ते में, तो सब याद हो जाएगा। लाइक
ये ट्रिक है, एक ट्रिक है जिससे हो जाता है सब कुछ याद। बट वही है कि बहुत ज़्यादा ऐसे बोरिंग सी चीज़ हो जाती है कि तुम एक ही लेक्चर को 5-6 बारी देख रहे हो एक हफ्ते में, तो वो इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं रहता। तो इससे अच्छा तुम उन चीज़ों को समझ लो, उन चीज़ों के नोट्स बना लो एंड सब सही हो जाएगा। तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस, इस तरीके से होता है ये इसका। एंड जो अपने सल्फाइड्स होते हैं यानी कि Ag2S एंड PbS, ऐसे कुछ सल्फाइड्स, ये जनरली आपको ब्लैक कलर में पाए जाते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लैक। तो क्यों होते हैं ब्लैक कलर में? क्योंकि इनकी पोलराइजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, पोलराइजेबिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो ये इतने ज़्यादा पोलराइज हो रहे होते हैं कि इनके कलर पे काफ़ी इफेक्ट आ जाता है। तो ये जनरली आपको ब्लैक कलर में मिल जाते हैं। तो इनका डार्क कलर होता है, डार्क कलर, डार्क कलर्ड। तो इसी कारण से होता है इनका डार्क कलर, क्योंकि इनके इनमें पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। बाकी कलर के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में मे बी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात, क्योंकि कलर के ऊपर काफ़ी अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कलर कब चेंज होता है, कब नहीं होता, कब कैसे क्या होता है, ताकि नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में आपको फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो करते हैं फिर। बाकी ठीक है, इसके नोट्स वगैरह बना लेना एंड बाय।